अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तान में हर साल 25% से ज्यादा जानवर या तो वैक्सीनेशन ना होने की वजह से हलाक हो जाते हैं या उनकी पैदावार शदीद मुतासर होती है। जानवर किसानों का कुल इसासा होते हैं और काबिले इलाज बीमारी की वजह से जानवरों की हलाकत जुम्मेदार इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। 1880 में पहली मर्तबा फ्रांसीसी साइंसदान लुईस ने वैक्सीनेशन इजाद की, जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई और दुनिया इसको इस्तेमाल करने लगी और जानवरों की मुहलिक बीमारियों से जान छूट गई। मगर पाकिस्तान में जानवरों की एक बड़ी तादाद आज भी वैक्सीनेशन से महरूम है। हम मुंह खुर की वैक्सीनेशन ना करने के बायस आज भी महंगी मार्केटों में गोश्त एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। आज का प्रोग्राम जानवरों को जानलेवा बीमारियों से बचाने की वैक्सीनेशन के बारे में है। किसानों को बताएंगे कि भेड़ बकरियां, गाय भैंस और दीगर जानवरों को कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त पर लगानी है ताकि वो सेहतमंद रह सके। इस बात का जायजा भी लेंगे कि हुकूमत की तरफ से किसानों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होने वाली होलिस्टन एंटीबायोटिक के बारे में भी देखेंगे कि WHO की तरफ से बैन की गई ये मेडिसिन पाकिस्तान में क्यों इस्तेमाल की जा रही है और इंसानी सेहत पर इसके क्या मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। जानवर बोल तो नहीं सकता मगर बीमारी में तकलीफ तो उसे भी होती है। वो इंसान की तरह अपनी सेहत का ख्याल तो नहीं रख सकता मगर अच्छी सेहत के साथ ज्यादा पैदावार और बीमारी की हालत में पैदावार में कमी जरूर कर देता है। और हमारे यहाँ अक्सर जानवर अपनी असल ताकत से कम दूध दे रहे होते हैं। वजह सिर्फ अच्छी सेहत का ना होना है। अच्छी सेहत के लिए बर वक्त तस्दीक शुदा वैक्सीनेशन का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। जानवरों को सेहतमंद रखने और मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए बाकायदगी से वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। वैक्सीनेशन जानवर के जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा करती है जिससे जानवर एक खास बीमारी से महफूज हो जाता है। आइए वैक्सीनेशन की अफादियत और तारीख पर एक नजर डालते हैं। हर दौर में किसानों की कोशिश रही है कि अपने जानवरों को बीमारियों से महफूज रखें। इसी कोशिश के नतीजे में सबसे पहली वैक्सीनेशन पोल्ट्री के लिए 1888 में तैयार की गई। भेड़ बकरियों और कैटल की वैक्सीनेशन की तैयारी 1881 में शुरू हो चुकी थी। डेयरी फार्म पर वैक्सीनेशन की क्यों जरूरत होती है? अगर वैक्सीनेशन ना की जाए तो क्या नुकसानात हो सकते हैं और किस वक्त कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए, ये जानने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर मुस्तनसर अली साहब के साथ मौजूद है। उनसे इस बारे में मजीद डिटेल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया बिन्यामीन साहब। अगर मैं पाकिस्तान में मिल्किंग एनिमल्स की बात करूं तो दो तरह के सिस्टम इस वक्त चल रहे हैं। एक हमारा सिस्टम चल रहा है लोकल एनिमल के साथ, जिसमें हमारी नेटिव ब्रीड्स हैं, साहिवाल है और बाकी कुछ क्रॉस के एनिमल्स हैं, कुछ फार्मर्स उनके साथ चल रहे हैं। और कुछ जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें मेगा फार्म्स हैं, कॉर्पोरेट फार्म्स हैं, वो इम्पोर्टेड एनिमल्स के साथ चल रहे हैं। तो इन दोनों सेगमेंट की जो वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। नॉर्मली वैक्सीन हम कर रहे होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर मैं लोकल नेटिव ब्रीड्स की बात करूं तो उनमें सिर्फ 3 या 4 डिजीज के अगेंस्ट हम वैक्सीन कर रहे होते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मुंह खुर की बीमारी है, जिसे फुट एंड माउथ डिजीज हम कहते हैं। उसकी साल में 2 दफ़ा वैक्सीन होती है और वो नॉर्मली पहला शॉट जो है वो मार्च अप्रैल में लग रहा होता है और अगला शॉट जाके अक्टूबर नवंबर में लग रहा होता है। और सेकंड वन जो आती है इसके अंदर वो बीमारी होती है गलगोटो की बीमारी, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में हेमरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो वो नॉर्मली बीमारी ज़्यादा उसकी आउटब्रेक होती है रेनी सीजन के दौरान। तो उसके लिए हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की वैक्सीन जो नॉर्मली हम अप्रैल मई के अंदर कर देते हैं। और थर्ड वन जो अभी रिसेंटली डिजीज़ इमर्ज हुई है जिसे हम लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं, तो उसकी वैक्सीन भी लास्ट ईयर बड़ी मैस स्केल पे हुई है। वो स्मॉल फार्मर ने भी की है, कमर्शियल फार्मर ने भी की है, मेगा फार्मर ने भी की है। तो थर्ड वन जो है वो लंपी स्किन अगेंस्ट के डिजीज के अगेंस्ट जो हम वैक्सीन कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, लंपी स्किन जो है इसकी साल में कितनी दफा वैक्सीनेशन जरूरी होती है? लंपी स्किन की वैक्सीन नॉर्मली साल में हम एक ही दफ़ा कर रहे होते हैं। और इसके बाद एक और डिजीज़ आती है जो लोकल नेटिव एनिमल्स में रिपोर्ट होती है, वो ब्लैक वाटर डिजीज़ है। तो वो इतनी कॉमन वैक्सीन नहीं है लेकिन कुछ हर्ड्स में वो लोग कर रहे होते हैं, तो उसकी प्रिवेंशन भी होती है। दैट इज़ वो बैक्टीरियल डिजीज़ के अगेंस्ट होती है। तो अगर ये सिनेरियो चल रहा होता है हमारा लोकल एनिमल्स के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेड एनिमल्स की, जिनमें ज़्यादातर ब्रीड हमारे पास होल्स्टीन फ्रीजियन है पाकिस्तान में, कुछ जर्सी के एनिमल हैं, तो इनका डिजीज जो है वैक्सीन प्रोटोकॉल वो टोटली डिफरेंट है।
ये एनिमल इतना इम्यून स्टेबल नहीं है जितना एनिमल हमारा लोकल एनिमल स्टेबल है। वो डिजीज़ को अच्छी तरह हैंडल कर पाता है, उसका इम्यून स्टेटस बहुत स्ट्रांग होता है। इन एनिमल का इम्यून स्टेटस जो उतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए इनकी नंबर ऑफ वैक्सीन जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो उनमें नॉर्मली हम फुट एंड माउथ डिजीज़ की वैक्सीन कर रहे होते हैं, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जो गलगोटू उसकी वैक्सीन कर रहे होते हैं, लंपी स्किन डिजीज़ है उसकी वैक्सीन कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं इसको प्रिसाइज करूँ तो जो इम्पोर्टेड एनिमल्स हैं जो मेगा फार्म्स पे लोगों ने मेंटेन किए हुए हैं, तो उसके अंदर 6 से 7 वैक्सीन चल रही होती हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे जानवर जिनको एक दफा कोई भी बीमारी हो जाती वैक्सीनेशन ना होने की वजह से, तो दोबारा जब वो रिकवर करता है, क्या अपनी फुल प्रोडक्शन पे आता है वो? नॉर्मली अगर मैं बात करूँ फुट एंड माउथ डिजीज़ की, अगर इसकी आउटब्रेक होती है तो ये ऑलमोस्ट पूरी लैक्टेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है एनिमल की, तो हम उससे जो रिक्वायर्ड मिल्क प्रोडक्शन है वो नहीं दे पाते। सेम इज़ द केस विद लंपी स्किन डिजीज़। जो एनिमल लंपी से इफेक्ट होते हैं उनकी रिप्रोडक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और सेकेंडली जो है एनिमल की जो ग्रोथ रेट है वो भी इफेक्ट होता है डिजीज की वजह से। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये फरमाएंगे जो हमारे फैटनिंग फार्म है, गोश्त वाले जो फार्म है, उनके ऊपर वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल होना चाहिए? और दूसरा ये कि हमारे किसान जो हैं जिनको नहीं मालूम होता, वो जो आउटब्रेक हो जाती है बीमारी, उस वक्त वैक्सीन कर रहे होते हैं, तो इसका फायदा या नुकसान है? अच्छा, जो फैटनिंग वाले एनिमल हैं वो समवट रेजिस्टेंट होते हैं ये मिल्किंग एनिमल से, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, तो वो बेसिकली टॉलरेट कर लेते हैं इन्फेक्शन वगैरह को। तो जो फैटनिंग फार्म्स में एनिमल रखे जाते हैं उनमें नॉर्मली वही स्केड्यूल वैक्सीन का चल रहा होता है जो हमारा नॉर्मली ट्रेडिशनल या जो हमारे कन्वेंशनल एनिमल्स हैं उनके अंदर चल रहा होता है। उनमें फुट एंड माउथ डिजीज की वैक्सीन हो रही होती है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की हो रही होती है और ब्लैक वाटर की हो रही होती है, या अभी लंपी स्किन डिजीज है उसकी वैक्सीन होनी शुरू हो गई है। तो दूसरा क्वेश्चन आपने किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे फार्मर्स को इसकी अवेयरनेस भी नहीं है कि जब डिजीज़ आउटब्रेक हो जाए तो देन वैक्सीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त वैक्सीन जो है वो बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है। मेरी तमाम डेयरी फार्मर्स को एडवाइस है कि अपने हर्ड में, अपने फार्म्स के ऊपर एक प्रॉपर वैक्सीन स्केड्यूल डेवलप करें पूरे साल का और उसको प्रॉपर फॉलो करें, बजाय इसके कि आप वेट कर रहे हो कि डिजीज आएगी तो फिर मैं वैक्सीन करूंगा, तो ये एडवाइजेबल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाई, डेयरी फार्म उसी वक्त ही मुनाफा बख्श हो सकता है जब आप शेड्यूल के मुताबिक जानवरों की वैक्सीनेशन करें ताकि आपके जानवर हेल्दी रहें। इस वक्त पाकिस्तान में जानवरों की सबसे खतरनाक बीमारी फुट एंड माउथ यानी मुंह खुर है। पाकिस्तान में मुंह खुर की वैक्सीनेशन तैयारी के लिए इदारे मौजूद हैं जिन पर हुकूमत सालाना करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हम मकामी जरूरत की 10% से भी कम वैक्सीनेशन तैयार कर रहे हैं, बाकी 90% तक इंपोर्ट की जा रही है। आइए देखते हैं इसकी वजह क्या है। हमारे लाइफस्टाइल सेक्टर की ग्रोथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम फुट एंड माउथ डिजीज है, यानी मुंह खुर की बीमारी, जो हमारे जानवरों को बुरी तरह मुतासर कर रही है और इसकी वजह से हम अच्छी मार्केटों में गोश्त भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इस वक्त हम फुट एंड माउथ डिजीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर राशिद मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है, हम इसमें आज तक खुद कफील क्यों नहीं हो सके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताएं कि हमारे जानवर लोकल हैं, बीमारी यहाँ की है, फिर वैक्सीनेशन क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि इस वक्त जो हम यहाँ पे वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तकरीबन दुनिया में ये टेक्नोलॉजी जो ऑब्सलीट हो चुकी है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है। हम यहाँ पे स्टेशनरी कल्चर यूज़ कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं जैसे हम इंडिविजुअल फ्लास्क एक इसको लेके तो इससे वैक्सीन बनाते हैं, जबकि दुनिया में इस वक्त 3000 से लेके 5000 लीटर तक का एक बड़ा वेसल होता है जिसके अंदर वैक्सीन का सिंगल बैग जो है वो प्रोड्यूस होता है। हमारी गवर्नमेंट की इस वक्त ये प्रायोरिटी में है बहुत ज़्यादा, बल्कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हम वो वाला यूनिट यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लें, वो वाली टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में ले आएँ। बहुत बड़ा मसला है FMD जो है इस वक्त पाकिस्तानी लाइफ स्टॉक सेक्टर में, तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं थी? अब देखें 76 साल हो चुके हैं, तो अब तक ये हो जाना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली कोई हमें बहुत ज़्यादा फोकस हमारी गवर्नमेंट्स का नहीं रहा आज से कोई 10 साल पहले तक, लेकिन फॉर द लास्ट डिकेड मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट हुई है। जैसे सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पैसों का ना होना है, या गवर्नमेंट की विल पावर नहीं है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट है ये तो फुली इस चीज़ पे है कमिटेड कि इस चीज़ को करना है। अभी हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं माशाल्लाह इज़ अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी,
तो वो तो इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। कब तक आप समझते हैं कि ये हम प्लांट जो है यहाँ लगा लेंगे और 100% मुकामी तौर पर एफएमडी की वैक्सीनेशन प्रोड्यूस हो जाएगी? लेट्स से कि अगर ये 6 महीने के अंदर काम जो है वो इनिशिएट हो जाता है इस प्लांट का, तो इंशाल्लाह आफ्टर 3 इयर्स ये फुल फ्लैज प्रोडक्शन मोड में चला जाएगा। जी डॉक्टर राशिद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक हम मकामी सतह पर एफएमडी की वैक्सीनेशन नहीं बना लेते उस वक्त तक पाकिस्तान से ये मसला हल नहीं हो सकता। जानवरों में आमतौर पर 2 इकसाम की बीमारियां पाई जाती हैं। वायरस से फैलने वाली बीमारी जिसको सिर्फ वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर बर वक्त वैक्सीनेशन ना हो तो बीमारी को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां जिनको एंटीबायोटिक और दीगर अद्वियात से कंट्रोल किया जा सकता है। जानवरों में बैक्टीरिया से फैलने वाली आम बीमारियों में बोटुलिज्म, तपेदिक, ब्रुसेलोसिस, डायरिया वगैरह शामिल हैं, जबकि वायरसी बीमारियों में लंपी स्किन बीमारी, मुंहखुर, गलघोटू, चूड़े मार वगैरह आम हैं। भेड़ बकरियों में काटा, आंतरियों का जहर, मुंहखुर, शीप गोट पॉक्स वगैरह खतरनाक बीमारियां हैं जो बर वक्त वैक्सीनेशन से कंट्रोल की जा सकती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में 40% से ज्यादा भेड़ बकरियां और उनके बच्चे सिर्फ इसलिए हलाक हो जाते हैं कि उनकी बर वक्त वैक्सीनेशन नहीं की जाती। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भेड़ बकरियों की कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त करें तो इन हलाकतों को कम किया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त लाइवस्टॉक सेक्टर में 3 तरह की वैक्सीनेशंस की जा रही है। इस वैक्सीनेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लाइवस्टॉक फार्म पर किया जाता है, यानी डेयरी और फैटनिंग फार्म पर। उसके बाद भेड़ बकरियों का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर मुर्गियों यानी पोल्ट्री फार्म की वैक्सीनेशन है। और पोल्ट्री फार्म सबसे हसास बर्ड है। इसकी वैक्सीनेशन में 1 दिन की ताखीर भी हो जाए तो पूरे का पूरा शेड खाली हो सकता है, यानी बड़ा नुकसान हो सकता है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पोल्ट्री सेक्टर इंसानी जरूरत की प्रोटीन पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आइए देखते हैं कि मुर्गियों को सेहतमंद रखने के लिए कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अदनान शौकत मौजूद हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग के माहिर हैं। उनसे पूछते हैं कि किस वक्त कौन सी वैक्सीनेशन बर्ड्स के लिए ज़रूरी होती है। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। इस वक्त जो पोल्ट्री फार्मिंग, जो फ्री रेंज फार्मिंग और ब्रायलर हाउस फार्मिंग में जो चैलेंजेस हैं उसमें न्यूकैसल डिसीज़ यानी रानीखेत है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, और उसके बाद इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, ठीक है, गम्बोरो डिजीज़ जिसको इन्फेक्शियस बर्स्टर डिजीज़ है। ये जो 4 बेसिक जो वायरसेस हैं ये बड़ा इफेक्ट करते हैं फ्री रेंज फार्मिंग में और ब्रायलर हाउस फार्मिंग में। जो इसमें हम अपने फार्मर्स को गाइड कर रहे हैं वो वैक्सीन स्केड्यूल जो है वो डे 1 पे प्राइमिंग करते हैं न्यूकैसल डिजीज़ और आईबी वायरस के अगेंस्ट एनडी और आईबी है। उसके बाद हम डे 4, 5 या 6 पे हम किल्ड वैक्सीन रिकमेंड कर रहे हैं, एनडी। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये रूटीन की वैक्सीनेशन हैं जो डे 1 से लगनी है। अब जब फ्री रेंज में जो हम अंडों के लिए मुर्गियाँ पालते हैं उसमें कौन सी ऐसी वैक्सीनेशन है जिसको हमने रिपीटेडली लगाना ही लगाना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद? जो लेयर फार्मिंग है, जो अंडों वाली मुर्गियां हैं, इसमें जो एनडी का जो इंजेक्शन है वो मिनिमम 3 से 4 दफ़ा रिपीट होता है। इसका लाइफ स्पैन होता है नॉर्मली फर्स्ट जो डोज़ है वो 5 से 6 दिन पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो डोज़ है वो 21 डेज़ या 25 डेज़ के गैप से होती है, 30 डेज़ के प्लस माइनस में। उसके बाद जो थर्ड डोज़ है वो 60 डेज़ ऑफ बर्ड जो है तब होती है। जो 4th डोज़ है वो बिफोर प्रोडक्शन होती है ताकि जो इम्यूनिटी है बर्ड की वो मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो जब मुर्गी प्रोडक्शन में चलती है तो वो लंबा टाइम चलती है, इसलिए वो प्रोडक्शन के दरमियान उसकी इम्यूनिटी दौरान चलती रहे। इसलिए जो लास्ट डोज़ इसकी है वो एनडी की वो रिपीट होती है बिफोर प्रोडक्शन, जो अंडे देने से 15-20 दिन पहले होती है। डॉक्टर साहब इसको रिपीट कितने अरसे बाद करना है, खास तौर पे जो रानीखेत की बीमारी है इसकी वैक्सीनेशन को? लाइव वैक्सीन जो है वो 10 to 15 डेज़ के बाद रिपीट करनी होती है जब बर्ड छोटा हो आपका। और जो किल्ड वैक्सीन है उसका जो आपका बर्ड है वो 4 माह तक प्रोडक्शन में आ जाता है। नॉर्मली जो लेयर अंडे देने वाली मुर्गी है उसमें वो 3 दफ़ा जो है मिनिमम एटलीस्ट या 4 दफ़ा कुछ फार्म पे जहाँ पे ज़्यादा डिजीज़ का चैलेंजेस हो वहाँ पे वो रिपीट होती है। आलमोस्ट ये 15-20 डेज़ या 1 मंथ के जो गैप है किल्ड वैक्सीन उसके दरमियान में रिपीट हो जाती है बिफोर प्रोडक्शन। और जो लाइव वैक्सीन है वो हर 15 से 20 दिन के बाद रिपीट हो होती है बिफोर प्रोडक्शन।
जी डॉक्टर अदनान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बर वक्त पोल्ट्री में वैक्सीनेशन करके हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। पाकिस्तान में भेड़ बकरियों की तादाद 110 मिलियन से भी ज्यादा है और ये जानवर छोटे किसानों के पास हैं जो महंगी अद्वियात और महंगी वैक्सीनेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते। यही वजह है कि इन जानवरों की अमवात की रेशो बड़े जानवरों से ज्यादा है और इन्हीं जानवरों की वैक्सीनेशन कम की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि भेड़ बकरियों में कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त की जाए तो ये जानवर हलाक होने से बच सकते हैं। भेड़ बकरियों में पाई जाने वाली खतरनाक बीमारियों में PPR, जिसे काटा भी कहा जाता है, सरफहरिस्त है। आंतड़ियों का जहर दूसरी खतरनाक बीमारी है। इससे जानवर खाना पीना छोड़ देता है और कमजोरी के बायस हलाक हो जाता है। शीप गॉट पॉक्स भी छोटे जानवरों की खतरनाक बीमारी है जिसमें जानवरों के जिस्म पर दाने निकल आते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ वैक्सीनेशन ही एक हल है। भेड़ बकरियों की वैक्सीनेशन के बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आसिम जंजुआ साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त करनी चाहिए। जी सलाम सर। सबसे पहले ये बताएं कि कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीनेशन जरूरी करना होती है। भेड़ बकरियों को जो ज़्यादातर वैक्सीन करवानी चाहिए या जो हिफाजती टीके लगवाने चाहिए, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है PPR, इसको काटा भी कहा जाता है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा है जिसको निमोनिया कहा जाता है, फिर अंतड़ियों का जहर है जिसको ETV कहा जाता है। तो ये 3 वैक्सीन जो हैं वो लाजमी भेड़ बकरियों को करवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने PPR की बात की यानी काटा की, तो ये इसकी अलामात क्या हैं, किस वक्त इसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और क्या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट फैसिलिटेट करता है फार्मर्स को ये इस वैक्सीनेशन के लिए? इसकी जो मेजर अलामात है उसमें जो है डायरिया का होना, उसमें नेजल डिस्चार्ज जिसको सिंडी कहते हैं उसका होना, फिर इसमें ना मुंह के अंदर एक बड़े वो दाने बन जाते हैं और लेटर ऑन इसकी डेथ हो जाती है। ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर को लगने की जो इसकी परसेंटेज है वो 80% से ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, पिछले साल हमने देखा था कि PPR से 50% तक जानवर मुतासर हुए थे, तो इस साल क्या सिनेरियो है? पिछले 3-4 सालों से जो पंजाब गवर्नमेंट है वो हम अपनी सारी पॉपुलेशन के लिए शीप गोट की तमाम जानवरों के लिए वैक्सीन हम कर रहे हैं और कारपेट वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों की अगर हम शुमारियात देखें, स्टैट देखें, तो ये ग्रेजुअली जो है अच्छा डॉक्टर साहब, हो रही है। इसकी और जो वैक्सीनेशन है वो किस मौसम में करवानी चाहिए, किस महीने में करवानी चाहिए? देखिए, इसकी जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो महकमा लाइफ स्टॉक ने एक तरतीब दिया हुआ है। उसके मुताबिक कुछ अजला में, कुछ में ये अक्टूबर नवंबर में करवाई जाती है, कुछ में नवंबर दिसंबर और जनवरी में, और फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं यानी साल में एक दफ़ा होनी और किसी वक्त भी करवा सकते हैं। साल में ये जो नवंबर से अपने एरिया के अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है ना अपने एरिया अस्पताल से करवाएं और विदाउट एनी कॉस्ट ये करवाएं। डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि दूसरी बीमारी जो है इसकी वो ETV है यानी आंतड़ियों का जहर, तो उसकी क्या अलामात है, उसकी साल में कितनी दफ़ा वैक्सीनेशन होती हैं और कब कब होती हैं और वो कैसे करवा सकते हैं किसान? देखिए, जो अंतड़ियों का जहर है और जो मैंने तीसरी बीमारी बताई माइकोप्लाज्मा, इसका भी शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया हुआ है। हर ज़िले में अपने मुताबिक जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर अक्टूबर से लेके तो फरवरी मार्च तक जो है ना हमारा कोशिश होती है कि तमाम जो स्मॉल, ये भी साल में एक दफ़ा होती है? जी, ये जो है साल में एक दफ़ा होती है। जी डॉक्टर आसिम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब तक आप शेड्यूल के मुताबिक अपने जानवरों की वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, आपके जानवर सेहतमंद नहीं रह सकते। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा गया है कि किसान वैक्सीनेशन करता है, इसके बावजूद उसका जानवर बीमारी से नहीं बच सकता। ऐसी सूरत में या तो वैक्सीनेशन गैर मेयारी है या उसकी कोल्ड सप्लाई चेन मेंटेन नहीं की गई या वैक्सीनेशन गलत तरीके से लगाई गई है। इन सारी चीजों का जब तक ख्याल ना रखा जाए, वैक्सीनेशन अपना पूरा काम नहीं करती। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान भर के किसानों से और देखते हैं कि वो जानवरों की वैक्सीनेशन किस तरह करवाते हैं और हुकूमत इस सिलसिले में उनकी क्या रहनुमाई और मदद कर रही है। जो वैक्सीनेशन है ये हुकूमत की सतह से बहुत पुराने वक्त की बात है। जब पोल्ट्री शुरू हुई थी तो वैक्सीन मिलती थी वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर से और कराची के भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ये सारा सिलसिला मुनक़ता हो गया। अब जो है ये वैक्सीन टोटली प्राइवेट सेक्टर खुद अरेंज करता है और इंडस्ट्रीज के लोग जो हैं वो अपने अपने बर्ड्स के लिए अपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैक्सीन इंपोर्ट भी करते हैं और ख़ुद भी बनाते हैं। रानी खेत एक मेजर बीमारी है जिसकी वजह से शेड के शेड खाली हो जाते हैं
वो बीमारी रात को आई है, सुबह तक सारा शेड खाली हो जाता है, इसलिए डॉक्टर जो अवेलेबल जो बड़े शेडों में होते हैं वो इधर आते ही नहीं। वैक्सीनेशन वाले आते हैं, गवर्नमेंट के आदमी जो है वो वैक्सीन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो वैक्सीन इतनी कारआमद होती नहीं है जितनी कि हम खुद लेकर आते हैं, वो बाज़ार से महंगी मिलती है। ये फसल हमारी अच्छी हो, ओवरऑल मुर्गी वगैरह अच्छी तैयार हो, तो इसके अभी एक्सपोर्ट भी कोई नहीं है। और जब हम इन्हें तैयार करते हैं तो इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये वैक्सीनेशन मेडिकेशन और इसकी जो अपना अवेयरनेस है, हमें कोई फेवर नहीं मिली। भैंस बीमार हो जाती है फिर डॉक्टर के पीछे हो जाते हैं, उस डॉक्टर की अपनी मर्जी है, 2000 मांगता है, 3000 मांगता है, या मतलब 500 मांगता है, जो उसकी ओवर, तो उस पर हम नहीं समझते हैं। हम अपने इलाज करते हैं, जो गांव का इलाज है, तब उस पर हम भैंस को ठीक कर देते हैं। कोलिस्टिन एंटीबायोटिक जानवरों में ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर और एंटीबायोटिक के तौर पर दुनिया के अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक में बैन हो चुकी है, हत्ता कि भारत भी इसे इस्तेमाल नहीं करता। और WHO के मुताबिक ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है, मगर पाकिस्तान में ये धंधा खुलेआम चल रहा है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि इसको किसने रोकना था और आज तक इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में रुक क्यों नहीं सका। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में कम आमदनी वाले ममालिक के अफराद में एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा होने से 12 लाख अफराद मौत के मुंह में चले गए। और जिस तेजी से इंसानों में एंटीबायोटिक के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा हो रही है, खदशा है कि 2050 तक ये तादाद 1 करोड़ से भी क्रॉस कर जाए। पाकिस्तान में कैंसर के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और खुराक इसमें कितना हिस्सा डाल रही है, ये जानने के लिए हम इस वक्त उमर आफ्ताब साहब के साथ मौजूद हैं। उमर आफ्ताब साहब CEO हैं पिंक रिबन पाकिस्तान के, उनसे हकायक जानने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंट स्टडीज़ ये बता रही हैं कि 40% जो कैंसर में इजाफा है वो खुराक की वजह से हो रहा है। और उसमें जो हम देखते हैं कि जो हम चिकन यूज़ कर रहे हैं, चिकन को जो फीड में जो स्टीरॉयड दिया जाता है, अच्छा जो हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध को जो जानवर को स्टीरॉयड दिया जाता है दूध ज़्यादा लेने के लिए, वो डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, वो वुमेन हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। उससे ख़वातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जब क्रिएट होता है तो उससे एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ करता है, और एस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्रेस्ट कैंसर से। अच्छा उमर साहब, आपने चिकन की बात की, तो चिकन की फीड में ख़ास तौर पर और उसकी वैक्सीनेशन में एक मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसे होलिस्टिन कहते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड बैन है, इंडिया में बैन है और WHO ने इसे बैन किया है। लेकिन इसके बावजूद रिसेंट रिसर्च बता रही है कि पाकिस्तान में 210 मिलियन मैट्रिक टन इंपोर्ट हो रही है, और ज़ाहिर है इंपोर्ट हो रही है तो इस्तेमाल भी हो रही होगी। वो कितना ख़तरनाक है इस वक्त? हमने आज से कोई 4-5 साल पहले भी एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस पर सुओ मोटो लिया, उस वक्त उसके ऊपर कमीशन बना, और मतलब ये बहुत सारी जो केमिकल्स हैं उस वक्त उनको बैन किया गया और हाईलाइट किया गया कि जी आइंदा से यूज़ नहीं होंगे। उसके बावजूद हम देखते हैं कि आज भी पाकिस्तान में वो इजीली अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये नहीं है कि वो जो नुकसानदेह चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसकी जो डोज़ है वो भी अगर मतलब 0.1% चाहिए तो वो उसने इंजेक्शन पूरा भर के ही जो है वो लगा देना। सर ये फरमा दें कि कोर्ट ने भी इसको बैन किया, बाकी जो फीड एक्ट है उसके मुताबिक भी ये बैन है, लेकिन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है। और अगर ये ऐसे ही होती रही इस्तेमाल, तो आप क्या समझते हैं 10 साल तक हम कहाँ खड़े होंगे? देखें, ये जैसे हम ये देख रहे हैं कि 55 से 35 साल, 35 साल से 18 साल की एज में ब्रेस्ट कैंसर आ गया है, तो ये अनफॉर्चुनेटली जो है ये तो आप समझें कि एक ये जो कैंसर और जो ब्रेस्ट कैंसर ख़ास तौर पे ये तो एक एपिडेमिक की तरह फैलना शुरू हो गया अनफॉर्चुनेटली, और ये बिल्कुल इसमें खुराक का 99% इम्पॉर्टेंट रोल है। जी उमर आफ्ताब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर हमें अपनी आइंदा नस्लों को कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज़ से बचाना है तो यकीनन हमारी जो खुराक है उसमें कैंसरस एलिमेंट्स का ख़त्म होना ज़रूरी है। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में कोलिस्टिन का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे गोश्त और अंडों की तादाद तो बढ़ रही है, मगर इंसानी सेहत के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तानी माहिर डॉक्टर मशकूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर
पाकिस्तान में कोलेस्ट्रॉल के इस्तेमाल पर एक तहकीक की है। आइए आपको उसके नताइज के बारे में बताते हैं। तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में कोलेस्ट्रॉल को इंसानों की आखिरी हद की एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर पाकिस्तान में इसका जानवरों की खुराक में बतौर ग्रोथ प्रमोटर और एंटीबायोटिक इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस एंटीबायोटिक का असर इंसानों पर कम होता जा रहा है। खास तौर पर हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री की खुराक में कोलेस्ट्रॉल बतौर अज्जा शामिल होना हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर इसके इस्तेमाल को ना रोका गया तो नताइज भयानक हो सकते हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पोल्ट्री सेक्टर इंसानी जरूरत की प्रोटीन पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आइए देखते हैं कि मुर्गियों को सेहतमंद रखने के लिए कौन सी वैक्सीनेशन किस वक्त करनी चाहिए। WHO की तरफ से बैन की गई मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मशकूर मोहसन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं बायोलॉजी के। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, आपने ये तहकीक की, नताइज के मुताबिक ये किस तरह इंसानी सेहत के लिए मुज़र है जानवरों में ये इस्तेमाल करना? देखिए जी, कोलेस्ट्रीन जो है वो एक इंतहाई अहम एंटीबायोटिक है जो कि इंसानों के लिए एज ए लास्ट चॉइस एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पे उन इन्फेक्शंस के लिए जो इंसानों में कंट्रोल ना हो रही हों। मगर इसका बेदरेग इस्तेमाल जानवरों में किया जाता है और ये पूरी दुनिया में किया जा रहा है। कुछ अरसे से 2015 के बाद WHO ने इसको बैन किया है कि ये जानवरों में इसका इस्तेमाल ना किया जाए। ख़ास तौर पर जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल है वो बिल्कुल मना है इसका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि सरकारी हुकाम का कहना है कि ये फीड में ममनू है, हम इस्तेमाल नहीं करने देते, तो आपकी जो सैम्पलिंग थी फीड की वो आपने किस तरह की, किस तरह इस फैक्ट को इस्टेब्लिश किया कि ये वाकई फीड में इस्तेमाल हो रही है? जी, यहाँ पे कोई बहुत सख्त कवानीन नहीं है। पंजाब फीड एक्ट के अंदर उन्होंने परमिसेबल लिस्ट और इम्परमिसेबल लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कोलेस्ट्रीन को मना किया गया है, लेकिन कोलेस्ट्रीन फिर भी अवेलेबल है मार्केट में। हमारे पास इंपोर्ट का डेटा है। डॉक्टर साहब, ये इंतहाई ख़तरनाक है, यानी इंसानों को अगर अल्टीमेट जो एंटीबायोटिक है वही काम करना छोड़ देगी तो हम बीमारियों का इलाज कैसे करेंगे? ये फरमाएं कि अगर इसको बैन ना किया गया तो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और बैन करने की कोई पॉलिसी आपने रिकमेंड की हो अपनी रिसर्च में? जी, ऑलरेडी इसके बारे में एस्टिमेट है कि तकरीबन 2050 में 10 मिलियन लोग हर साल उनकी डेथ होगी ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, यानी ऐसी इन्फेक्शन जो कि रेजिस्टेंट हैं टू एंटीबायोटिक्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमा दें कि फीड में ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, 1% भी चांस नहीं है, 1% भी सेफ़ नहीं है फीड में इस्तेमाल करना। तो जो जानवरों को हम एंटीबायोटिक के तौर पे कोलेस्ट्रॉल यूज़ करवा रहे हैं, क्या आपके ख्याल से वो बेहतर है? और ट्रीटमेंट के पर्पज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल पोल्ट्री में किया जा रहा है। डेयरी में बहुत कम इस्तेमाल है इसका कोलेस्ट्रीन का, मगर जो पोल्ट्री साइड है उसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है कोलेस्ट्रीन का। यानी डॉक्टर साहब, ये एंटीबायोटिक के तौर पे भी पोल्ट्री या लाइव स्टॉक में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए? इसके बारे में अभी इंटरनेशनल कवानीन नहीं है। इसका इस्तेमाल को रोका जा रहा है, कम किया जा रहा है, लेकिन इसको मुकम्मल बैन नहीं है इसका एज ए ट्रीटमेंट पर्पज़। डॉक्टर साहब, ये फरमा दें कि इसका विड्रॉल पीरियड कितना है इस मेडिसिन का? इसका विड्रॉल पीरियड जो है वो 1 वीक है, तो अगर इसको 1 वीक इस्तेमाल से पहले इसको ख़त्म कर दिया जाए तो फिर भी कोई सेफ्टी के इश्यूज नहीं होंगे इतने ज़्यादा। जी डॉक्टर मशकूर मोहसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल जो है इसको फीड में और एंटीबायोटिक के तौर पे भी अपनी पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री से ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान में सालाना 210 टन कोलेस्ट्रॉल इंपोर्ट की जा रही है और जानवरों की खुराक में और एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है। WHO की तरफ से बैन है और इसके अलावा दीगर इदारे भी इसको ममनू करार दे चुके हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है और हुकूमत इस पर पाबंदी लगाने के हवाले से क्या इकदाम कर रही है। वैक्सीनेशन के बारे में मजीद हक़ाइक़ जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आसिफ सलमान शाही मौजूद हैं, एडिशनल सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त 210 टन कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैन है, WHO की तरफ से भी बैन है, भारत में बैन है, अक्सर ममालिक में बैन है, लेकिन पाकिस्तान में आ रही है, इस्तेमाल भी हो रही है, क्या वजह है इसकी? अच्छा, एक दो चीज़ें हैं कि कोलेस्ट्रीन जो है बेसिकली एंटीबायोटिक है और ये यूज़ होती थी पहले जो पोल्ट्री फीड के अंदर है उसके अंदर इस्तेमाल है। 2016 के अंदर पंजाब एनिमल कंपाउंड फीड एक्ट आया जिसके अंदर हमने जो AGPs के तौर पे इसको कहते हैं कि एंटीबायोटिक प्रमोटर्स,
उसके तौर पे यूज़ होती थी, तो उस वक्त उसमें उसको हमने बैन कर दिया। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ रिसर्चेज बता रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त यूज़ हो रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो कौन सा इदारा है जिसने इसे रोकना है? अच्छा, ये बुनियादी तौर पे आप किसी भी जो ड्रग है उसकी इंपोर्ट या उसका रॉ मटेरियल का इंपोर्ट या उसके इंग्रेडिएंट्स के जो इंपोर्ट है, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान करती है। ये रजिस्ट्रेशन करना, डी रजिस्टर करना मुख्तलिफ डिपेंड करता है वेरिएबल्स के ऊपर। ये मैंडेट ड्रैप का है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मैंडेट है, और उसके बाद फिर जो कंसर्न्ड हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनका इन्फोर्समेंट का एक मैकेनिज्म है कि अगर वो यूज़ हो रही है। सर, फीड में अगर इस्तेमाल हो रही है तो आप फीड के आप सैंपल लेते हैं मुख्तलिफ? जी 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 जी, आप जो जब से हमारा पंजाब एनिमल कंपाउंड फीड एक्ट आया है, पंजाब एनिमल फीड स्टफ एंड कंपाउंड फीड एक्ट हमारा 2016 में आया है, उसके बाद पोल्ट्री फीड के अंदर या लार्ज एनिमल की जितनी फीड के अंदर है उसके SOPs स्टैंडर्डाइज कर दिए गए हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, जो कि बैग के ऊपर लिखे भी होते हैं इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मिकदार के अंदर है, तो वो सारा, और उसको हम इन लेटर एंड स्पिरिट उसको एनफोर्स कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मुंह खुर की बीमारी है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी, हम जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, हम हाई एंड मार्केट में गोश्त एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो क्या वजह है? ये बात आपकी दुरुस्त है कि हाई एंड मार्केट या लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की वो अभी तक हम रीच आउट नहीं कर पाए, और इस बीमारी की वजह से। हैविंग सेड दैट, इसको कंट्रोल करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम एवर इन दी हिस्ट्री जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट एवर फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट को नोटिफाई कर दिया है, जो कि शेखुपुरा में है। डॉक्टर साहब, बड़े अरसे से हम सुन रहे थे कि चुलिस्तान को जो है वो हम बना रहे हैं डिजीज़ फ्री जोन, तो अब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है या वो एडिशनल है? अच्छा, चुलिस्तान जो है एक बड़ा पेक्यूलियर सा एरिया है कि जिसमें उसको उसी तनाज़र के अंदर उसको एक दफ़ा फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री जोन बनाने की तरफ काम हुआ है, और वो काम ताहाल जारी है। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इस वक्त प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया गया है जानवरों की वैक्सीनेशन का और FMD फ्री जोन बनाने का, और बाकी जो हमारे एक्सपोर्ट में हर्डल्स थी उनको ख़त्म करने का। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये पाया तकमील तक पहुँच जाए। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए जरूरी है कि हमारी खुराक भी सेहतमंद हो, और सेहतमंद खुराक में अंडे, दूध और गोश्त नुमाया हैं। ये अच्छी खुराक, सेहतमंद खुराक उसी वक्त हासिल हो सकती है जब हम अपने जानवरों को तजवीज़ करदा वैक्सीनेशन बर वक्त लगाएं, ताकि हमारे जानवर सेहतमंद हों और हमें सेहतमंद खुराक मिले। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाज़रा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़री हालात हाज़रा पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साइम साहब, फरमाइएगा, गंदम का फी मन रेट अनाउंस करने जा रही है गवर्नमेंट, तो क्या वारे खाता है किसान को, जो किसान को कुछ फ़ायदा भी हो? बिलयामिन साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि इस वक्त आप अगर पंजाब में देखें, जो ज़मीनों के ठेके हैं और फर्टिलाइज़र की कीमत, बिजली का बिल जो आपका कास्ट आ रही है इरीगेशन के ऊपर पानी देने पर, इन सबको, और बीज की कीमत, उसके बाद जो मजदूरी है उसको आप शुमार करें तो गंदम की फ़ी एकड़ का जो तखमीना है उसका अखराजात का, वो 1.5 लाख रुपए फ़ी एकड़ तक आएगा। अब 1.5 लाख रुपए फ़ी एकड़ का मतलब है कि अगर आपका 5,000 रुपये फ़ी मन भी रेट कम अज़ कम हो तो 30 मन पैदावार से किसान अपने अखराजात पूरे करेगा, और उसके बाद अगर पैदावार उसको मिलेगी तो उसकी आमदनी या उसको नफ़ा होगा। अच्छा सैम साहब, ये क्या दुरुस्त वक्त नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट को अनाउंस कर नहीं देनी चाहिए प्राइस, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लगाएं, क्योंकि अगले महीने से गंदम का सोइंग सीजन तो शुरू हो रहा है, सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है। जनाब, इस वक्त गवर्नमेंट को ना सिर्फ गंदम की स्पोर्ट प्राइस की अनाउंसमेंट करनी चाहिए, बल्कि यूरिया और DAP जो 2 मेजर खादें हैं उनका रेट फिक्स कर देना चाहिए दिसंबर तक, और इसके अलावा जो बिजली का यूनिट है उसको भी फिक्स कर देना चाहिए फार्मर के लिए। सर, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो गन्ना सोइंग का सीज़न है वो शुरू हो चुका है, और बहुत कम काश्तकार जो है वो गन्ना लगा रहे हैं, क्योंकि रेट जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत कम बताया जा रहा है। तो आपके ख्याल से गन्ने का रेट क्या होना चाहिए? देखिए, गन्ने का रेट अगर जो अनाउंसमेंट कीमत मार्केट में इस वक्त चल रही है वो अभी कीमत गिनने के बाद भी 150 रुपये से ऊपर ही है, तो ये लगता नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि शुगर की कीमत जो सी चीनी की कीमत है वो 150 रुपये फी किलोग्राम से कम हो।
इस हिसाब से देखा जाए तो गन्ने का रेट तकरीबन कोई 480 से 500 रुपये फी मन आए तभी फायदा है। सैम साहब, तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस साल भी सफेद मक्खी ने कॉटन को तबाह करके रख दिया है, तो कहाँ गई हमारी हुकूमत, कहाँ गए इदारे, कहाँ गई प्लानिंग? देखें, सफेद मक्खी कॉटन के लिए सुपर पेस्ट बन चुका है और अंडरडोज पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से, डीलर्स की वजह से, जो गैर तकनीकी मुशावरत थी जिसमें डीलर ने जो आपका ज़्यादा मुनाफे का प्रोडक्ट था उसका इस्तेमाल करवाया, लो क्वालिटी पेस्टिसाइड की वजह से और अवेयरनेस ना होने की वजह से सफ़ेद मक्खी में रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। आपकी कपास इस साल फिर काली हो गई है। और खाली सफ़ेद मक्खी नहीं है, अभी दूसरा एक हमारा सुपर पेस्ट डेवलप होने वाला है, फाल आर्मी वर्म जो सी है। जिस तरह उसका वो हमला बढ़ता जा रहा है और किसान जो से हैं उस पर अंडरडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर मैरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। आइंदा आने वाले 2-3 साल में फाल आर्मी वर्म भी एक सुपर पेस्ट बन जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। मकई का एक कीड़ा है फाल आर्मी वर्म, वो भी बिल्कुल कॉटन के सफेद मक्खी की तरह बढ़ता जा रहा है और हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। साइम साहब, इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान भर में। इस्लाम को सिर्फ फरमाइएगा। शुक्रिया बेनियामिन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत इस तरह रहने का इम्कान है। सुबह पंजाब, अपर पंजाब, इस्लामाबाद समेत पुठवार रीजन, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर में मॉडरेट किस्म की बारिश का इम्कान है। साउथ पंजाब में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध में कराची समेत बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह बलूचिस्तान में कोयटा समेत अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। केपी में अपर केपी जिसमें मालाकंड, स्वात, पेशावर इन इलाकों में बारिश होगी और साउथ केपी में जिसमें डीए खां वगैरह शामिल हैं हल्की बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अक्सर इलाकों में मॉडरेट किस्म की बारिश का इम्कान है। जी सर, दुरुस्त है। ये फरमा दें कि पाकिस्तान भर में दर्जा हरारत कितना रहने का इम्कान है? जी, टेम्परेचर की बात की जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले वीक के दौरान इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 32 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 34 डिग्री रहने का इम्कान। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साहब फरमाइएगा, ये जो एक स्पेल आ रहा है बारिशों का, ये पंजाब और केपी में ये किस तरह असरअंदाज होगा हमारी? देखिए, पंजाब में तो ये स्पेल जो है धान की फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और किसानों का एक पानी मुकम्मल बच जाएगा, हज़ारों रुपए की बचत होगी फ़ी एकड़। और मकई की फसल के लिए भी पानी इस वक्त आप ट्यूबवेल से ले रहे हैं, उसमें बचत हो जाएगी। और इसके अलावा केपीके के अंदर जो है वो भी मौसम बेहतर हो जाएगा और अर्ली काश्त पंजाब में और केपीके में जो आलू की अर्ली काश्त है वो की जा सकेगी। जी साइम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।